हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जैसे कि मैंने आपको डियर प्रॉमिस किया था कि स्टील स्ट्रक्चर्स जो कल हो नहीं पाया था बिकॉज पूरा सेशन जो आपका था वो लगभग 12 घंटे के आसपास चल रहा था, तो स्टील स्ट्रक्चर्स को हम बड़े ध्यान से इस पूरे सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडल रिकमेंडेशंस जो हमारे पास हैं, उसके साथ साथ जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको जो याद रखने हैं स्टील के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। कोशिश करेंगे पूरे सेशन को बड़ा क्रिस्प रखने की, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोग पढ़ें यहाँ पे और बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो। ठीक है डियर, तो सबसे पहले सर यहाँ पर आज के सेशन के अंदर स्टील स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला रिवीजन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको डेफिनेटली पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब पूरे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर चुके हो, पूरे स्टील को एक बार रिवाइज कर चुके हो, और वन शॉट वाला वीडियो भी आप पहले से देख चुके हैं। ठीक है, तभी ये जो फॉर्मूला सेशन है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा अगर आपने पहले से चीज़ों को कवर कर रखा है। बाकी एकदम सिस्टमैटिक वे में मैंने आपके लिए अरेंज किया है। बस एग्जाम से एक दिन पहले एक बार इसको 10 मिनट लगा के पूरे पीडीएफ को देख जाना, बड़े अच्छे से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन स्टील के रिगार्डिंग है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है डियर, देखिए इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कार्बन कंटेंट से रिगार्डिंग आपसे प्रश्न यहाँ पर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जैसे कि पिग आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट 3.5 से 4.5% के आसपास होता है। कार्बन के अंदर का कास्ट आयरन की बात करें तो लगभग 2 से 4% का कार्बन कंटेंट आपके पास होता है। और जो हमारा स्टील होता है विच इज द प्लेन कार्बन स्टील, उसके अंदर डियर 0.1 से लेकर 1.1% तक आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। सिमिलरली रॉट आयरन की बात करें तो इसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है, लगभग आपका लेस देन 0.1% कार्बन कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कार्बन कंटेंट जो होता है डियर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना कम डक्टिलिटी, ये बात आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, एक जनरल आपको पता होना चाहिए सर कि आयरन प्लस कार्बन, उसके साथ साथ जो कंपोनेंट्स हमारे पास है जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, ये सबको मिक्स करते हो तो आपके पास एक अलॉय बनता है जिसको हम कहते हैं स्टील। ठीक है, पुराने जमाने में आयरन का इस्तेमाल करते थे, अब आप स्टील का इस्तेमाल करते हो। एक कुछ बेसिक जानकारी आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये पूरी टेबल आपको याद है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है सर कि जब फील्ड में बात करते हैं वेल्ड वाले केस में तो 1.5 यहाँ पर आता है, अदरवाइज 1.25 आता है। यहाँ पर देखिए सर, रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग की जब बात करोगे तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपके पास 1.1 आएगा, डेफिनेटली आपको याद होगा। रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग की बात करोगे तो दैट इज ऑल्सो योर 1.1। यहाँ पर अगर आगे देखें रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, तो यहाँ पर डियर दिस इज 1.25। और उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन की बात करें तो अगर बोल्ट या फ्रिक्शन टाइप है, या बोल्ट या बियरिंग टाइप है, या रिवेट्स और वेल्ड, ये 4 क्राइटेरिया है सर। तो यहां पर देखो सब में, चाहे वो शॉप फैब्रिकेशन है यानी शॉप में बने हो, चाहे वो फील्ड में बने हो, तो डियर 1.25 एंड 1.25 ये आपके पास रहता है। तो पूरी टेबल को याद करना बड़ा आसान है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वेल्ड्स के केस में बात करें गामा एमडब्ल्यू की, और उस पर फील्ड में बात करोगे तो वहां पर आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना आता है, 1.5 आपको देखने को मिलता है। ये वाली बात इस टेबल में आपको याद रखनी है सर। उसके बाद देखो डियर, लोड कॉम्बिनेशन की टेबल है जो आपके आरसीसी में भी आती है और स्टील के अंदर भी आती है। ये लोड कॉम्बिनेशन की टेबल आपको याद होनी चाहिए कि जब दो लोड्स आते हैं तो हम किस प्रकार से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के ऊपर और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं, वो हमें डेफिनेटली यहां पर याद होना चाहिए। आपको पता है सर, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप लोड पे भी लगाते हो और आप मटीरियल्स के ऊपर भी लगाते हो। ठीक है, दोनों को हम सेपरेटली लगाते हैं। तो वहां पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी देखते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को भी हम काउंट करते हैं। तो दिस इज अ लोड कॉम्बिनेशन टेबल जो आपने कहां यूज कर रखी है सर, आरसीसी में भी कर रखी होगी और स्टील में भी आपको इसको याद रखना है। यहां पर डिजाइन लोड आपसे इसको यूज करके पूछा जा सकता है। सिमिलरली डियर, परमिसिबल स्ट्रेसेस जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सर, कि अगर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो परमिसिबल स्ट्रेस सर आपका 0.6 FI, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी यहां से पूछे गए हैं। सिमिलरली अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करोगे दैट विल कम आउट टू बी 1.67। सिमिलरली डियर, बेंडिंग टेंसाइल या बेंडिंग कंप्रेसिव की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास 0.66 FI, देखो ये किस पे डिपेंडेंट है, यील्ड स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है डियर, 1.515 और 1.515 ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मतलब ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर एवरेज शेयर की बात करें डियर तो दिस इज 0.4 FI, मैक्सिमम की बात करोगे तो 0.45 FI आपको देखने को मिलेगा। बियरिंग सर 0.75। लेकिन अगर स्ट्रेसेस इन द स्लैब बेस की बात करें तो ये FI पे डिपेंडेंट नहीं होता और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास होती है 185 न्यूटन पर mm²। तो ये आपका स्ट्रेसेस इन द स्लैब बेस होगा। दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम आएगा। सिमिलरली सर, स्लेंडरनेस रेशियो की टेबल है ना, जो आप काफी बार पढ़ते भी हो और इसको आपको मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू भी पूछी जाती है, बहुत बार प्रश्न आए इससे। इस टेबल को भी आपको याद रखना है सर।
सर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड और इंपोज लोड, तो वहां पर जो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो है वो आपके पास होना चाहिए कितना, 180। Similarly, a tension member in which reversal of direct stress occurs due to loads अदर देन विंड या सिस्मिक लोड, जब विंड और सिस्मिक लोड के इफेक्ट को हम नहीं देख रहे उस समय डियर आपके पास मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 180 के आसपास होना चाहिए। सिमिलरली अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन विद विंड एंड अर्थक्वेक एक्शन, अगर मैं विंड और अर्थक्वेक एक्शन की बात करूं, लेकिन किसमें सर, यहां पर अगर आप बात करोगे कंप्रेशन फोर्सेस का, इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि कंप्रेसिव फोर्सेस के अंदर तब यहां पर हमारे पास आता है सर 250, देन इट इज 250। लेकिन अगर आप कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्शनल बकलिंग की बात करते हो देन इट इज 300। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई, टाई मतलब यहां पर सर टेंशन मेंबर की बात हो रही है, तो यहां पर अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देखोगे इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक, तब सर ये हमारे पास 350 देखने को मिलता है। तो ये टेबल आपकी कंप्रेशन और टेंशन मेंबर की कंबाइंड टेबल मैंने आपके लिए बना दी है ताकि एक ही स्लाइड के अंदर आपको सारी डेटा याद हो जाए। जो भी डेटा यहां पर 180 का है, 250 का है, 300 है, 350 है और मेंबर विच इज ऑलवेज अंडर टेंशन, ये आपका आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है डियर, जो आपका मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो 400 होता है। तो जो टेबल आपके लिए सिस्टमैटिक बनाई है जरूर एक बार इसको याद करना, पढ़ना, आपके एग्जाम में बड़ी काम आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्लैंडरनेस रेशियो के बाद में अगर मैं रिवेट डायमीटर की बात करूं तो हमें डेफिनेटली डियर यहां पर पता है, हमें पता है कि अगर डायमीटर आपके पास, नॉमिनल डायमीटर अगर आपके पास 25 या 25 mm से कम होता है तो क्लियरेंस डियर हम लोग 1.5 mm लेके चलते हैं जब भी हम रिवेट की बात करते हैं। सिमिलरली अगर डायमीटर 25 mm से ज्यादा होगा तो क्लियरेंस डियर हम लोग 2 mm के आसपास लेके चलते हैं। यहां पर एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, विच इज अनविन्स फॉर्मूला, एंड दैट अनविन्स फॉर्मूला इज d बराबर 6.01 अंडर रूट ऑफ t। दिस इज बेसिकली योर अनविन्स फॉर्मूला, ये आपको यहां पर याद होना चाहिए। अनविन्स फॉर्मूला एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं इससे। उसके बाद जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वहां से भी हम पता होना चाहिए, जैसे कि सर पिच की बात करते हैं तो सर मिनिमम पिच हमारे पास होता है 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर। दिस इज ऑल्सो आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आरआरबी में पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया प्रश्न है डियर, है ना। तो 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर हमारे पास होता है। अगर मैक्सिमम पिच की हम लोग बातचीत कर रहे हैं दैट इज योर 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस फॉर द कंप्रेशन मेंबर, और 16T और 200 mm विच एवर इज लेस फॉर द टेंशन मेंबर। ये सारे कोडल रिकमेंडेशन आप वन शॉट के अंदर पढ़ चुके हो, मैंने इंपॉर्टेंट वाले एक साथ यहां पर आपके लिए रख दिए। उसके बाद देखिए डियर अगर मैक्सिमम गेज लेंथ की बात करें तो मैक्सिमम गेज शुड नॉट बी मोर देन 100 + 40 या 200 विच एवर इज लेस, ये हमारे पास होता है। लेकिन अगर टैकिंग रिवेट्स हैं, टैकिंग रिवेट्स आपको पता है कि लोड बियर नहीं, सिर्फ लोड को शेयर ट्रांसफर करने का काम आता है टैकिंग रिवेट्स। दो आपके पास जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में बस एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का काम आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर अगर जब प्लेट्स आपके एक्सपोज नहीं होते वेदर से, व्हेन दे आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, और टैक रिवेटिंग आपने कर रखी है तो 32T और 300 mm विच एवर इज लेस, ये आपके पास यहां पर रिकमेंडेशन होता है। सिमिलरली अगर यहां पर टैकिंग रिवेट्स हमने यूज किया है और एक्सपोज टू वेदर है तो 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, ये क्राइटेरिया आपको डियर यहां पर देखने को मिलेगा। टी क्या होगा, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को याद होगा। इसके बाद देखो डियर अगर मैं यहां बात करूं इन केस ऑफ 2 फ्लैट्स एंगल या चैनल और टी सेक्शन, मैक्सिमम पिच ऑफ द टैग बोल्ट जो हमारे पास लाइन होती है सर, मैक्सिमम पिच लाइन, वो आपके पास 600 mm होती है अगर मैं कंप्रेशन मेंबर की बात करता हूं, और 1000 mm होती है डियर फॉर द टेंशन मेंबर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोडल रिकमेंडेशन एंड फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर एज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो सर मिनिमम एज डिस्टेंस हमारे पास 1.7 ऑफ डाया ऑफ होल होता है। अगर हैंड कट फ्लेम होता है तो डाया ऑफ होल है, नॉमिनल नहीं है, इस चीज को याद रखना। सिमिलरली 1.5 इंटू डाया ऑफ होल होता है अगर ये मशीन कट एजेस होते हैं, तो हैंड कट में 1.7 और मशीन कट में 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट आपको देखने को मिलता है। एज डिस्टेंस है, आपको याद होनी चाहिए। ये तो मिनिमम की बात हो गई डियर। मैक्सिमम की जब बात करते हैं तो दैट इज योर 12TE वेयर एप्सिलॉन, ये आपका यील्ड स्ट्रेस रेशियो होता है विच इज अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन FY, वेयर FY इज द यील्ड स्ट्रेस। तो ये हमारे पास डियर यील्ड स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है। T इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ये आपको पता है। तो ये मैक्सिमम आपका एज डिस्टेंस होता है। सिमिलरली अगर आपको फॉर्मूले पूछे जाएं स्ट्रेंथ से रिलेटेड तो डियर देखो यहां पर अगर मैं रिवेट वैल्यू की बात करूं, रिवेट वैल्यू क्या होता है सर, किसी भी रिवेट का बियर और शियर में से जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है दैट इज योर रिवेट वैल्यू, मतलब रिवेट की ताकत कितनी है। सर यहां पर अगर शियर की बात करोगे तो कैसे निकालोगे डियर, नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन
ये जो शेयरिंग एरिया, देखो रिवेट जब भी होगा, मैंने आपको बताया कि दिस इज द एरिया, और ये एरिया कैसे आएगा सर, ये एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर करके आएगा, बस सिंपल सी बात है, और मल्टीप्लाई बाय सर सिग्मा एस। सिग्मा एस क्या है सर, अलाउेबल शियर स्ट्रेस, ये आपका सिग्मा एस हमारे पास हो जाएगा। सर अगर सिंगल शियर है तो N1 आ जाएगा क्योंकि शेयरिंग प्लेन एक है, डबल शियर है तो N2 आ जाएगा क्योंकि शेयरिंग प्लेन दो आपके पास यहां पर देखने को मिलेंगे। बड़ा सिंपल सी बात हो गई। सिमिलरली अगर बियरिंग की बात करते हैं, बियरिंग का मतलब सर ये वाला पूरा एरिया जो इसका आएगा मटेरियल का, मतलब डी इंटू टी वो आपका बियरिंग एरिया हो जाता है, तो दैट इज डी इंटू टी मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। सिंपल से फॉर्मूले हैं, एग्जाम में हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में काफी मदद करें। आगे देखो डियर, यहां पर अगर मैं प्लेट की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो डियर प्लेट में जो नेट एरिया आपके पास आएगा विच इज बी माइनस एन डी नॉट, ये डी नॉट कौन सा है, डाई ऑफ होल है, पूरा होल जो है वो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इनटू अलाउेबल टेंशन, तो ये टियरिंग स्ट्रेंथ आ जाती है। कोई भी प्लेट है सर, उसको खींचोगे, उसका जो नेट एरिया आ रहा है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, जो नेट विड्थ आ रही है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, तो एरिया इंटू स्ट्रेस करोगे तो फोर्स आ जाएगा, उतना फोर्स वो झेल पाएगा उतनी उसकी ताकत हो जाएगी सर। उसके बाद देखो डियर, यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालने हैं तो देखो कैसे निकालोगे सर, नंबर ऑफ बोल्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मिनिमम ऑफ रिवेट वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, मतलब शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है सर, वो आप निकालोगे, डिवाइड बाय कितना लोड आपको सहन करवाना है, उसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट हमारे पास आ जाएंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर नंबर ऑफ कितनी एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है, कितना लोड वो सहन कर रहा है, वो सारी चीजें आप बड़े आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो डियर, परमिसिबल स्ट्रेसेस की जो टेबल है ये भी आपको याद रखनी है, वन लाइनर क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जैसे कि सर पावर ड्रिवन की बात करते हैं तो शॉप रिवेट्स हो गया या फील्ड रिवेट हो गया, ठीक है। एक्सियल टेंशन में सर 100 हो गया सर, यही अगर मैं फील्ड रिवेट की बात करूं तो 90 आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को याद रखना, 100 100 300, इस तरह से आपको चीज याद रखना है कि सर टेंशन, एक्सियल टेंशन, शियर और बियरिंग में 100 100 300, जब हम किसकी बात करते हैं, शॉप रिवेट्स की बात करते हैं, ठीक है। फील्ड रिवेट्स में लगभग 10% का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, तो जैसे 100 का 90 हो गया या 90 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा सर, 270 हो जाएगा, 10% डिक्रीमेंट वेरिएशन पता चल रहा है। सर अगर हैंड ड्रिवन रिवेट्स की बात करेंगे तो यहां पर सर 80 80 और 250 ये आपके पास रिकमेंडेशंस होती हैं। क्लोज टॉलरेंस और टर्न बोल्ट की बात करोगे तो सर 120, 100 और 300 ये हमारे पास हो गया डियर। सिमिलरली बोल्ट्स इन द क्लियरेंस होल देखेंगे तो सर 120, 80 और 250 ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है। दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देखो डियर, नेक्स्ट हम अगर आप देखेंगे तो बोल्ट का जो डायमीटर है सर, रिवेट का डायमीटर मैंने आपको पहले बता दिया है, बोल्ट के डायमीटर का रिकमेंडेशन थोड़ा अलग होता है, क्लियरेंस वाला रिकमेंडेशन। सर अगर 12 से 14 mm बोल्ट का डाया है तो क्लियरेंस आती है सर 1 mm की, अगर 16 से 22 है तो क्लियरेंस आती है 2 mm की, अगर सर 24 है तो 2 mm की क्लियरेंस हो गई, लार्जर देन 24 है तो सर 3 mm की क्लियरेंस, तो 1, 2 और 3 तीन प्रकार की क्लियरेंस बोल्ट के अंदर हम लेते हैं। अब सर बोल्ट वगैरह को जब लगाओगे तो जो होल होता है सर, अगर आपके पास इलोंगेटेड होल्स वगैरह हैं तो उसकी रिकमेंडेशंस भी अलग हैं, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सर ये तीन बात याद रखनी है, कब हम +1 लेते हैं, कब +2 लेते हैं, कब हम +3 यहां पर डेफिनेटली लेते हैं। इसके बाद ये देखोगे अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था विच इज FUB/√3 NN into ANB प्लस NS into ASB, बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PK, मतलब लॉन्ग जॉइंट, लार्ज ग्रिप और पैकिंग प्लेट का रिडक्शन फैक्टर हम लोग यहां पर लगाते हैं। फैक्टर शियर स्ट्रेंथ देखोगे तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये आपका स्ट्रेंथ आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा है सर। अब यहां पर देखिए अल्टीमेट FUB आपका अल्टीमेट कैपेसिटी हो जाएगा, NS आपका नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन हो गया, ठीक है, इंटरसेप्टिंग द शियरिंग प्लेन, ASB आपका शैंक एरिया हो जाता है, नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन विदाउट, ये आपके पास विदाउट इंटरसेप्टिंग है और ये विद इंटरसेप्टिंग आपके पास NN आ जाता है, ठीक है। नेट टेंसाइल एरिया आपके पास ANB हो जाएगा। डियर नेट टेंसाइल एरिया कितना होता है सर, नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट आपके पास जो होता है वो 0.78 ऑफ ASB हमें देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल है, तो ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। सर जो रिडक्शन फैक्टर हमारे पास है बीटा LJ, मतलब लॉन्ग जॉइंट वाला, लॉन्ग जॉइंट का मतलब सर जब आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट 15 टाइम्स ऑफ D से ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग जॉइंट कहलाता है, तो 1.075 माइनस LJ/200D, दिस इज द रिडक्शन फैक्टर। सिमिलरली
पैकिंग प्लेट का जो फैक्टर आपके पास आएगा दैट इज 1 माइनस 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट। ये आपके पास डियर रिडक्शन फैक्टर आता है पैकिंग प्लेट का। सिमिलरली जो लार्ज ग्रिप वाला रिडक्शन फैक्टर है विच इज 8d अपॉन 3d प्लस LG। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। इसके बाद देखो डियर, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करें तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हमेशा देखोगे तो आपको नेट एरिया कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, तो यहां पर देखिए 0.9 ऑफ FUB मल्टीप्लाई बाय ANB एंड दिस शुड बी लेस देन FY इंटू ASB गामा MB अपॉन गामा M0। ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको यहां पर देखने को मिलती है। सारी बातें आपको बता चुका हूं। नेट टेंसाइल एरिया है सर, शैंक एरिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है और यील्डिंग वाला आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली डियर एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज बियरिंग स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला। बियरिंग स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है 2.5 KB D इंटू टी मिनिमम इंटू FU। KB क्या है सर, KB सर आपका मिनिमम होता है E अपॉन 3D नॉट मतलब एंड डिस्टेंस अपॉन D नॉट, मतलब ये आपका डाया ऑफ होल हो गया, पिच हो गया P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25, FUB अपॉन FU और 1, इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो KB की वैल्यू हो जाएगी। E आपका एंड डिस्टेंस हो जाता है, D डाया ऑफ होल हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली यहां पर याद होना चाहिए विच इज 2.5 KB D इंटू टी इंटू FU। दिस इज द बियरिंग स्ट्रेंथ। इस प्रकार से हम बियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, उसमें भी देखिए सर हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि नेट एरिया कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो नेट एरिया में अगर आपके पास स्टैगर्ड पिचिंग है तो हर एक इंक्लाइंड लाइन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ऐड करना होता है सर, P स्क्वायर बाय 4G, ये टर्म को ऐड करना होता है नेट विड्थ निकालने के लिए। सब बच्चों को याद होगा डेफिनेटली, जब हम नेट विड्थ निकालते हैं तो B माइनस ND नॉट तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जितने आपके पास इंक्लाइंड प्लेन होते हैं P स्क्वायर बाय 4G। P क्या है सर, पिच, और G क्या है सर, गेज। ठीक है, तो ये वाला टर्म हम साथ में यहां ऐड करते हैं, उससे हम नेट एरिया कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। उसके साथ डियर ब्लॉक शियर फेलियर। सर ब्लॉक शियर फेलियर मैंने आपको बताया है टेंशन और शियर का जो कॉम्बिनेशन आपके पास जब लगता है किसी प्लेट के ऊपर तो एक ब्लॉक वहां से बाहर आ जाता है, उसी को हम ब्लॉक शियर फेलियर कहते हैं। सर शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर या टेंशन यील्डिंग और शियर रप्चर, है ना सर। यील्डिंग हमेशा कहां होगा सर, सर यील्डिंग हमेशा ग्रॉस एरिया में होगा, है ना, और रप्चर हमेशा नेट एरिया के अंदर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो देखो यील्डिंग जो है इट इज ऑलवेज इन द ग्रॉस एंड रप्चर जो हो रहा है सर, देखो ये रप्चर है, इट इज ऑलवेज इन द नेट, है ना। जब शेयर की बात आ रही है तो हम अंडर रूट 3 नीचे लगा लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बनाना भी बड़ा आसान है कि सर शेयर में यील्डिंग है और यील्डिंग होगा तो यील्डिंग वाला 1.1 लगाएंगे और रप्चर होगा तो सर 1.25 लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको टेबल में बताया था। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। तो शेयर यील्ड और टेंशन रप्चर, इससे आपने एक ब्लॉक स्ट्रेंथ निकाली। सिमिलरली शेयर रप्चर और टेंशन यील्डिंग, यहां से भी आप एक स्ट्रेंथ डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब हो गया शेयर रप्चर। देखो रप्चर की बात जब भी आएगी तो आपके पास यहां पर नेट एरिया आएगा, है ना, यहां पर हमेशा नेट एरिया आएगा। और जब इसकी यील्ड की बात आएगी तो हमेशा सर यहां पे ग्रॉस एरिया आएगा। यील्डिंग होगा तो यील्डिंग वाला फैक्टर आएगा, अदरवाइज 1.25 आपके पास है। ठीक है, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आपका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कहला जाती है, कि एक पार्ट आपका पूरा का पूरा यहां से हट जाता है, दैट इज योर ब्लॉक शियर। सर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो भी मिनिमम है, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग विदाउट डिडक्शन, मतलब सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ आपके पास होती है। ये डेफिनेटली आप लोगों ने एफिशिएंसी को ऐसे भी पढ़ा होगा कि P माइनस डी अपॉन पी, ये मतलब सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ पर पिच हो गया और ये आपके पास नेट स्ट्रेंथ हो जाती है। इससे भी हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में काफी बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद देखो डियर, अगर मैं वेल्डेड कनेक्शंस की बात करूं तो वेल्डेड कनेक्शंस में कुछ चीजें जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप स्ट्रेंथ निकालते हो तो देखो सर यील्ड में, तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड, लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थिकनेस, तो ये आपका एरिया हो गया। लेंथ इनटू थिकनेस इज द एरिया डिवाइडेड बाय गामा एम डब्ल्यू। और शॉप वेल्डिंग में आपके पास 1.25 और 1.5 आपका फील्ड वेल्डिंग में होता है। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी आपसे पूछे गए हैं, आरआरबी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यहां पर देखो सर, अगर वेल्डेड कनेक्शन में बात करो तो अगर स्क्वायर एज है और राउंड एज है, तो सर स्क्वायर एज अगर हमारे पास होता है तो सर आपके पास देखिए यहां पर जो साइज ऑफ द वेल्ड है शुड बी एटलीस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस, तो 1.5 माइनस हो जाएगा। यही अगर राउंड एज होता है तो 3/4 ऑफ द थिकनेस हम लोग लेके चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमें डेफिनेटली यहां पर पता होने चाहिए। सिमिलरली अगर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड की बात करते हैं डियर, तो वो आपके पास मिनिमम जनरल आमतौर पे हम लोग 3 mm लेके चलते हैं, लेकिन ये थिकनेस ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करेगा। और कौन सी थिकनेस, सर थिकर प्लेट की थिकनेस के
ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 0 से 10 mm है तो मिनिमम हम 3 लेके चलते हैं, जो आमतौर पे 3 ही लेते हैं। 10 से 20 होता है तो 5 लेके चलते हैं। 20 से 32 होगा तो सर 6 लेके चलेंगे। 32 से 50 होगा तो 8 और 10। ये इस प्रकार से आप इसको लेके चल सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको याद रखनी है। उसके बाद यार जब हम एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप फिलेट वेल्ड की बात करोगे तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा सर, थ्रोट थिकनेस बराबर K इंटू एस, जहां पर K जो है सर वो एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस पे डिपेंड करता है और S आपके पास वेल्ड साइज होता है। S इज बेसिकली द वेल्ड साइज, है कि नहीं? तो यहां पर देखो अगर 60 to 90 है तो K की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। ये अगर 91 से 100 है तो दिस इज 0.65। 101 से 106 है तो 0.6 हो गया। 107 से 113 है तो 0.5 हो गया। और 114 से 120 है तो सर 0.5 आपके पास यहां पर ये 0.55 है और ये 0.5 है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरलैप के बारे में आपसे पूछा जाता है सर, वेल्ड के अंदर ओवरलैपिंग हम कितनी लेते हैं? सर 4 टाइम द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या 40 mm, इसमें से जो भी आपके पास मैक्सिमम है वो हम लोग यहां पर ओवरलैप लेके चलेंगे। एंड रिटर्न क्या होता है सर? एंड रिटर्न होता है कि वेल्ड हम लोग जब कॉर्नर पे लेके आते हैं तो यहां नहीं छोड़ते, थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। कितना होना चाहिए सर? 2s के बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप समझ रहे होंगे कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है, लास्ट मोमेंट पे आपके बड़े काम आएंगी। इसके साथ साथ देखिए डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करते हैं तो फिलेट वेल्ड में थिकनेस कौन सी आएगी सर? थिकनेस आएगी थ्रोट थिकनेस, जिसको हम K इंटू एस लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू थिकनेस एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय एफ यू अपॉन √3। सर √3 कब लेते हैं? क्योंकि हम शेयर में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सर ये भी समझ में आता है कि फिलेट वेल्ड के अंदर गवर्निंग क्राइटेरिया आपका शेयरिंग ऑफ द थ्रोट एरिया होता है। ठीक है सर, तो ये इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। अच्छा एक बात यहां पर समझो कि अगर लेंथ ऑफ द जॉइंट आपका 150 टाइम द थ्रोट थिकनेस TT से ज्यादा हो जाए तो आपका लॉन्ग जॉइंट हो जाएगा फिलेट वेल्डिंग के अंदर, तो वहां पर भी हमारे पास स्ट्रेंथ में कमी आएगी। तो रिडक्शन फैक्टर आता है डियर विच इज 1.2 माइनस 0.2 इंटू LJ मतलब लेंथ ऑफ जॉइंट और 150 टाइम द TT मतलब थ्रोट थिकनेस। ये हमारा रिडक्शन फैक्टर हम लोग इस प्रकार से यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला जो आपको डेफिनेटली यहां पर याद रखना है। बड़ा सिंपल है, लेंथ ऑफ जॉइंट जितना बढ़ता चला जाएगा उतना आपके स्ट्रेंथ के अंदर कमी देखने को मिलेगी, उसी का रिडक्शन फैक्टर हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखो डियर, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि सर अगर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है FB स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर, ये आपका सर यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस होता है एंड दैट इज लेस देन FU अपॉन √3 ऑफ गामा MW वेयर Q इज द शियर स्ट्रेस। सर Q हमारे पास शियर स्ट्रेस देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप रिजल्टेंट स्ट्रेसेस यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बियरिंग, बेंडिंग या शियर का कॉम्बिनेशन है तो सर FB का स्क्वायर प्लस FBR का स्क्वायर प्लस FBFR प्लस 3Q का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन यूज इन द केस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रेसेस। जब आप कंबाइन स्ट्रेस करोगे तो ये फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। आमतौर पे गेट में पूछा जाता है, लेकिन अगर हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछे, इसका एप्लीकेशन ना पूछे, तब भी आपके पास अवेलेबल है सर। ठीक है, अगर आप देखो टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो चेन बोल्टिंग की बात करते हो, मतलब एक सीक्वेंस में लगा हुआ है, एकदम क्लियर है। तो यहां पे कैसे निकालोगे नेट एरिया? सर B माइनस ND0, ये आपका नेट एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ठीक है, तो नेट विड्थ हो गया, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करोगे तो यहां पे नेट एरिया आपका चेन बोल्टिंग में आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। स्टैगर्ड बोल्टिंग के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि B माइनस ND0 आपने किया, जितनी इंक्लाइंड लेंथ होगी P स्क्वायर बाय 4G आप ऐड करते जाओगे, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करोगे तो स्टैगर्ड बोल्टिंग के अंदर आपके पास नेट एरिया कैलकुलेशन हो जाएगी। टेंशन मेंबर में हमेशा नेट एरिया कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर कोई एंगल सेक्शन है सर, उसमें एक पार्ट कनेक्टेड है और दूसरा अगर आपका अनकनेक्टेड लेंथ है, तो एक बात हमें पता है कि शियर लैग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो जो अनकनेक्टेड पार्ट आपके पास होता है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता और थोड़ा पीछे रह जाता है, उसी को हम कहते हैं शियर लैग इफेक्ट, मतलब कम स्ट्रेसेस हैंडल करता है। इसका मतलब उसको हम कहते हैं सर आउटस्टैंडिंग लैग। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग लेंथ की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होगी, इसीलिए वहां पर रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं डियर, जो आप यहां देख सकते हो कि 0.9 इंटू ANC आपका नेट एरिया है ना, तो नेट कनेक्टेड एरिया, ये आपका नेट कनेक्टेड लेग एरिया आपको देखने को मिलता है। ये आपके पास सर ग्रॉस एरिया है ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। तो दिस इज बेसिकली ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो डियर आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया में ही तो रिडक्शन आएगा, तो वहीं पर हमने बीटा लगा दिया है। ठीक है सर, बीटा का फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, 1.4 माइनस 0.076 W/T FY/FU B/LC। अब देखो
अगर आपको डिजाइन करना है तो देखिए विड्थ आपको पहले से पता होनी चाहिए, थिकनेस पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ कनेक्शन पता होना चाहिए। तो इसीलिए आईएस कोड ने बोला था, क्या बोला था, कि आप प्री साइजिंग ऑफ द एलिमेंट करो। तो प्री साइजिंग ऑफ द एलिमेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो सर ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू an मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस अपॉन गामा m1। दिस इज योर प्री साइजिंग। तो प्री साइजिंग के लिए अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। अल्फा कितना लेना है डियर, 0.6 लेना है अगर 1 या 2 बोल्ट हो, 0.7 लेना है अगर 3 बोल्ट हमारे पास होते हैं, 0.8 लेना है 4 या उससे ज्यादा बोल्ट, या अगर वेल्डेड होता है तब भी हम लोग 0.8 यहां पर लेके चलते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर सर यहां पर आप देखते हो कंप्रेशन मेंबर के अंदर, तो डियर कंप्रेशन मेंबर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि सर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो सर इफेक्टिव एरिया इनटू डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे पास आता है। सर ये जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये आप पेरी रॉबर्टसन अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर पेरी रॉबर्टसन अप्रोच। क्या होता है सर, एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 1/2 एंड दैट शुड बी लेस देन। अच्छा, ये जो होता है डियर ये स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है साई, जो सबको आपने मिला दिया है, दैट इज स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट के अलावा जो 1/5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 0.5 है, ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम शाई कहते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, जो आपका यहां पर भी डियर एज इट इज यहां पर लिखा हुआ है। फाई को जब कैलकुलेट करोगे तो 0.5 इंटू 1 प्लस एल्फा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर होता है। अल्फा डियर आपके पास बकलिंग क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। सर बकलिंग क्लास मतलब अगर बकलिंग क्लास ए है तो अल्फा की वैल्यू 0.21, अगर बकलिंग क्लास बी है तो अल्फा की वैल्यू 0.34, सी है तो डियर 0.49 और डी है तो 0.76। ये आपके पास वैल्यू यहां पर रहती है, ठीक है सर। अगर लैम्डा की बात करते हैं सर, ये नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो होता है विच इज एफ वाई अपॉन एफ सी सी, ठीक है। एफसीसी मतलब इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और अल्फा आपका जो है वो इम्परफेक्शन फैक्टर हमारा यहां पर कहलाता है, ठीक है डियर। अगर यहीं पर हम लोग स्लैब बेसिस की बात करते हैं जो कॉन्सेंट्रिकली लोडेड है, तो यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखना कि यहां पर थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस आपसे पूछा जाता है, जो एलएसएम के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये 2.5 ऑफ डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस 0.3 ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय गामा एम नॉट डिवाइड बाय एफ वाई, ये होता है, और थिकनेस ऑफ द फ्लेंज से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पे पता है। ए और बी क्या होगा जी, ए और बी आपके प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर द प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रोजेक्शन लेंथ हमारे पास देखने को मिलते हैं, तो ये बेस प्लेट की थिकनेस आप यहां पर देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम लेटरली सपोर्टेड बीम की बात करें तो देखो ये हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपके काम ना आए इतना ज्यादा, बिकॉज लेटरली सपोर्टेड बीम के जो फॉर्मुलेज हैं, लेकिन इसमें क्या काम आ सकता है वो जरूर देखना कि सर डिजाइन स्ट्रेंथ मोमेंट जो हमारे पास होता है, स्ट्रेंथ होती है, दैट इज बीटा बी जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ये होता है सर 1.2 जेडी से कम होना चाहिए। 1.2 तब लेते हैं जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, और 1.5 तब लेते हैं सर जब ये कैंटिलीवर्ड बीम हमारे पास होता है। सर बीटा बी की जो वैल्यू है 1 लेंगे अगर सेक्शन आपका प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट है, अदरवाइज जेड ई अपॉन जेड बी करते हैं अगर ये सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये चीजें आपको याद रखनी है कि फैक्टर्स कौन कौन से लेते हैं, ये आपको यहां पर पता होने चाहिए, किसके लिए, अगर हमारे पास लेटरली सपोर्टेड बीम है तो। सिमिलरली सर यहां पर देखिए सर, अगर लेटरली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और हाई शियर केस है, हाई शियर केस कब होता है, जब आपका सर 0.6 से ज्यादा हो जाए। तो अगर 0.6 और डिजाइन से ज्यादा होता है तो वो हाई शियर केस कहलाता है। डियर हाई शियर केस के अंदर आपको एक चीज समझनी है कि वहां पर शियर का इफेक्ट आने की वजह से स्ट्रेंथ में कमी आती है। डियर इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ आपके पास आएगी वो आ जाएगी एमडी से कुछ कम, एमडी से कुछ कम मतलब बीटा इंटू एमडी माइनस एमएफडी, ये आपका सर शेयर वाली वैल्यू आ जाती है। शेयर का इफेक्ट इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। एमडीवी जो है ये आपका स्ट्रेंथ है कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ शेयर, शेयर के इफेक्ट को कंसीडर करके जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो एमडीवी आपके पास यहां पर कहलाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको डेफिनेटली यहां पता होना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आरआरबी में सर इतनी ही बात पूछी जाएगी कि हाई शेयर केस क्या होता है और लो शेयर केस क्या होता है। सिमिलरली अगर अनसपोर्टेड बीम की बात करें तो सर अनसपोर्टेड में एमडी बराबर बीटा बी जेड पी। अब जेड पी देखो यहां पे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है मल्टीप्लाई बाय एफबीडी, इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो बीम्स के जो फॉर्मूले इसमें कुछ बातें याद रखनी, हर चीज रटनी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे आपको हर एक चीज जो है वो इस प्रकार से रट के नहीं सॉल्व करनी है, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट पकड़ के उसको देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या हमारे पास काम आ सकता है। ठीक है सर। इसके बाद देखो डियर, अगर लेटरली अनसपोर्टेड की बात करें तो
अनसपोर्टेड जब भी रहेगा तो वहां लेटरल टॉर्शनल बकलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर ये लैम्डा एलटी निकालने का तरीका अलग है। तो वहां पर देखोगे बीटा बी इंटू जेड बी एफ वाई अपॉन एम सी आर, ये क्रिटिकल मोमेंट सर हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज द वे यू कैलकुलेट लैम्डा एलटी। अगर डिजाइन स्ट्रेंथ निकालोगे किसी सेक्शन का तो सर ये एरिया इंटू उसका स्ट्रेस डिवाइड बाय √3 इंटू गामा एम नॉट, ये आपका यील्डिंग के अंदर स्ट्रेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें सर हमें यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आती है कि अनसपोर्टेड बीम में हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। सर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक होता है वेब बकलिंग, एक होता है वेब क्रिपलिंग। सर वेब बकलिंग का मतलब होता है कि सर इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सेक्शन जो बकल कर जाए, दिस इज वेब बकलिंग। इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हम न्यूट्रल एक्सिस पर देखते हैं, 45 डिग्री का आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर सर वेब क्रिपलिंग की बात करूं, इन द केस ऑफ योर वेब क्रिपलिंग, तो वेब क्रिपलिंग में रूट रेडियस पर ही आपको क्रिपल देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं डियर वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग के अंदर सर 1 in 2.5 का डिस्पर्जन देखने को मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री का लोड डिस्पर्जन आपको देखने को मिलेगा अंडर द रिएक्शन फोर्स और अंडर अ हैवी कंसंट्रेटेड लोड। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बड़े डिटेल में आप लोग पहले भी समझ चुके हो। तो वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग दोनों की बातें। सर प्लेट गर्डर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल थी वो टेबल कौन सी थी डियर? वो टेबल आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल प्लेट गर्डर की थी वो यही थी कि स्टिफनर हम लोग कब कब प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर D/TW आपका 85 या उससे कम है तो सर आपको किसी प्रकार के स्टिफनर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर D/TW सर अगर आपका 85 से 200 के आसपास है तब आपको यहां पर क्या चाहिए? 1 स्टिफनर मतलब वर्टिकल स्टिफनर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 200 से 250 के बीच में है तो वर्टिकल स्टिफनर एंड 1 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड। यही अगर 200 से 400 हो तो +1। देखो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जब आप प्रोवाइड करते हो, पहला प्रोवाइड करते हो 0.2 डी पे, दूसरा न्यूट्रल एक्सिस यानी 0.5 डी पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास होता है सर। अगर D/TW 400 से भी ज्यादा हो जाए तो सेक्शंस मस्ट बी रीडिजाइन। यहां पर सेक्शन हमारे पास रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बड़ा सिंपल सी बात है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यही अगर मिनिमम स्पेसिंग की बात करें तो मिनिमम स्पेसिंग इज 0.3 और मैक्सिमम स्पेसिंग जो आपके पास आता है वो 1.5 टाइम्स डी हो जाता है जब हम स्टिफनर की बात करते हैं। तो प्लेट गर्डर में स्टिफनर हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंटरमीडिएट हो, एंड स्टिफनर्स हो, बियरिंग हो, ट्रांसफर्स हो, है ना, लॉन्गिट्यूडनल हो, ये सारी बातें आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इनकी स्पेसिंग हम किस प्रकार से रखते हैं। इसके बाद देखो डियर, इसके साथ साथ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए सर यहाँ पर, विच इज इकोनॉमिकल। ये जो फॉर्मूला अगर देखोगे तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द गर्डर है, दिस इज द इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर। ठीक है, दैट इज MK गामा एम नॉट अपॉन FY की पावर 1/3। ये आपके पास इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द गर्डर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। एकदम क्लियर बात है, फॉर्मूला आप डेफिनेटली बड़े आराम से डिराइव भी कर सकते हो। सिर्फ एक चीज को कंसिडर करके इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो कि मोमेंट इज टेकन बाय फ्लेंजेस ओनली, है ना। मोमेंट वन शॉट में मैंने डिराइव करके बताया आप लोगों को, मोमेंट इज टेकन बाय फ्लेंजेस ओनली। बस अगर आप ये चीज ध्यान रख लोगे तो सर आपको बड़े आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये फॉर्मूला बड़े आराम से डिराइव कर लोगे। उसके बाद देखो सर, अगर मैं गैंट्री गर्डर की बात करता हूं तो डियर गैंट्री गर्डर में दो फॉर्मूले, दो टेबल्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैंट्री गर्डर का पूरा डेफिनेशन आपको पता है, गैंट्री गर्डर किस प्रकार से लोड्स को सहन करता है ये आपको आइडिया है। ठीक है, तो गैंट्री गर्डर में दो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, हैंड ऑपरेटेड भी होती है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी होती है। जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होंगी वो सर वहां पे कुछ ना कुछ क्या करेगा, शॉक आएगा वहां पे ना, तो वहां पे आपको शॉक्स देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको वहां पर डायनामिक लोडिंग टाइप आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब फॉर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन्स की बात करते हैं तो 25% ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड हमें यहां पर देखने को मिलता है। इतना आपका स्टिफनर सहन करना चाहिए, ये आपको ये बता रहा है कि जो भी मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड है उसका 25% ज्यादा सहन करना चाहिए स्टिफनर को। फॉर हैंड ऑपरेटेड ये 10% ही, क्योंकि वहां पे एकदम जर्क नहीं लगता हैंड ऑपरेशन में, बड़ा स्लोली स्टार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ट्रांसफर्स टू रेल, जो रेल्स आपके पास जाती हैं उसके ऊपर, उसके ट्रांसफर्स की बात करें तो वहां पर सर 10% ऑफ द वेट ऑफ ट्रॉली एंड द वेट लिफ्टेड। इसका मतलब जो ट्रॉली घूमती है रेल के ट्रांसफर्स, उसका वेट, उसका लगभग 10% आपको यहां पर चेक करके चलना है। हैंड ऑपरेटेड देखेंगे तो यही 5%, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पर एकदम से इंपैक्ट नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल्स, मतलब जो गर्डर पीछे की तरफ घूमता है इस प्रकार से, उसमें बात करेंगे तो उसमें 5% ऑफ द स्टैटिक लोड, इतना आपके स्टिफनर को सहन करना है। उसके बाद यार अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो सर अगर मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करूं तो मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स में यही आपके पास स्पैन बाय 500,
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स अप टू 500 या स्पैन बाय 750, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स ओवर 500 ये आपका स्पैन बाय 1000। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जो गैंट्री गर्डर में अलाउड है। उसके साथ साथ डियर अगर मैं लेटरल डिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल्स सपोर्टिंग द क्रेन ये आपका 10 mm होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच इज अलाउड इन लेटरल डायरेक्शन। ये सारी बातें सर आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो डियर ये मेरे साइड से आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट था, ठीक है, जो पूरा ये सेशन आपका जो कल रह गया था उसी का पोर्शन मैंने आज आपको करवाया है। इस पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़ के जाना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक पीडीएफ के अंदर आपके लिए रखी हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े आराम से इसको पढ़ के जा सको, ठीक है। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है सर जो आपके पास आरआरबी सीबीटी 2 को तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी 2 में इस बार क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है, 5-7 दिन बचे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आप फुल रिवीजन आप लोग कर चुके होंगे, अच्छे लेवल पे आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप अगर देखोगे तो बड़े आराम से ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो दिस वीडियो इज़ फॉर रिकॉलिंग योर ऑल द रिकमेंडेशंस एंड फॉर्मूलाज रिगार्डिंग स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्टील के जितने भी फॉर्मूला हैं उनको रिकॉल करने के लिए पूरा वीडियो आप लोगों के लिए है। तो फॉर्मूला रिवाइज बड़े आराम से करना, इसकी पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है डियर। तो ये पूरा का पूरा सीबीटी 2 का जो आपके साथ जो प्रिपरेशन मोड था उसमें जितना मैं कर सकता था आपके लिए उतना डेफिनेटली डियर किया है मैंने। वन शॉट में आपको 16 घंटे लगातार सॉइल मैंने आपको पढ़ाई है वहाँ पे, तो सॉइल में भी आप देख सकते हो, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगी। अब बस अगर आप इन सभी वीडियो को फॉलो कर लोगे, स्टील और सॉइल में आपको किसी प्रकार की कोई भी जो प्रॉब्लम है, समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वन शॉट सॉइल का हो गया, स्टील का आप वन शॉट देख सकते हो, 2 आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, कोई भी डाउट वहाँ पर नहीं रहेगा। उसके साथ साथ सुपर 30 सीरीज़ में भी आपको स्टील और सॉइल के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपको क्रस्ट बना के, समरी बना के भी दे दिया है। तो इतना एफर्ट मेरे साइड से मैंने आप लोगों को लगा दिया डियर। अब आपको बस क्या करना है, इसको फॉलो करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने मेंटर पे भरोसा रखना है, ठीक है, और एग्जाम में एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है डियर। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो में अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली एक हार्ट का कमेंट डेफिनेटली देना और एक पॉजिटिविटी अपने अंदर जरूर रखना इन अंतिम दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन, डेडिकेशन के साथ साथ पॉजिटिविटी से भी क्लियर होता है। लास्ट मोमेंट पे अगर घबराने लग गए तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तैयार की हुई चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन अगर पॉजिटिविटी रखोगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे, कोई बात नहीं, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉक्स आर जस्ट फॉर टेस्ट पर्पजेज, वो आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। मेन एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, हो सकता है आप वहाँ अच्छा प्रेशर, अच्छे तरीके से उस प्रेशर को हैंडल कर पाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके बड़ा काम आएगा, ठीक है डियर। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।